लोकतंत्र को हम आज तक मतदाताओं से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, मतदाता शक्तिशाली कैसे होंगे? अपराधी आज भी राजनीति में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, यानी कि वो सांसद चुने जाते हैं और विधायक चुने जाते हैं, जो कि पूरी व्यवस्था को पंगु बना देते हैं। राजनीति के अंदर सबसे अच्छा व्यक्ति वो है या सबसे अच्छा उम्मीदवार नेता वो है जो सबसे ज़्यादा वोट ले। 50% के लगभग जीते हुए सांसद अपराधी और भ्रष्टाचारी छवि के लोग हैं। लाखों करोड़ रुपए लूट लेने के बाद में अगर थोड़े से कुछ रुपए दे दिए थोड़े से वोटरों को और अपने पक्ष में करके आपने सत्ता पर कब्जा कर लिया, ये तो बहुत सस्ता सौदा है इनके लिए। वोट ज़्यादा लेना, सांसद ज़्यादा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो तो बल्कि आज की राजनीति में ऐसा है कि आपने एक ऐसा एकाधिकार बना दिया व्हिप और दल बदल कानूनों के माध्यम से कि आप आज सरकार को गिरा ही नहीं सकते। टिकट ही भ्रष्टाचारियों को दोगे और अपराधियों को टिकट दोगे तो फिर तो मतदाता की मजबूरी हो गई। नोटा का देखिए मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। नोटा का बटन मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, सत्य बहुमत की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिस लोकतांत्रिक प्रणाली में जी रहे हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था में जी रहे हैं, उसकी खासियत पर एक नज़र डालेंगे और सत्य बहुमत की पाठशाला में हमारे साथ होंगे प्रिंसिपल सत्यदेव चौधरी जी। उनसे भी सवाल लेंगे। हमारे साथ बौद्धिक लोगों का पैनल मौजूद है, जिसमें वकील हैं, पत्रकार हैं, छात्र हैं और तमाम तरह के क्षेत्र से जुड़े हुए दिग्गज हैं। उनसे सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दो बात कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिस चुनाव प्रणाली में जी रहे हैं, जिस तरीके से सरकार बना रहे हैं, क्या वो भ्रष्ट बहुमत नहीं है? क्या हम ऐसी सरकारों का चयन करते नहीं आए हैं जो हमारी समस्याएं दूर करने में सफल नहीं रही हैं? छोटी सी बात, हमारे देश में जितनी आबादी है उस आबादी का 87% एलिजिबल वोटर्स हैं, चुनाव आयोग कहता है, और उस हिसाब से 1.25 करोड़ लोग एलिजिबल वोटर्स हुए। 125 करोड़, क्षमा कीजिए, 125 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हुए। इनमें से अब 94 करोड़ वोटर्स हैं ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक। लगभग 30 करोड़ लोग, उनके नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। अब जितने लोगों ने वोट डाले थे पिछले लोकसभा चुनाव में, वो 62 करोड़ लोग थे। इसका मतलब है कि एक और 30 करोड़ लोग वोट नहीं दे रहे हैं। 30 जोड़ 30, 60 करोड़ लोग तो वोट ही नहीं दे रहे हैं और यही 62 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं। अब जो लोग वोट दे रहे हैं उनमें से भी अगर हम देखेंगे तो 18 से 25 साल की उम्र वाले जो मतदाता हैं, जिनकी तादाद पूरे देश में वह भी 30 करोड़ के करीब है, तो वो वोट दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। कितनी बड़ी विसंगति है कि लोकतंत्र को हम आज तक मतदाताओं से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। मतदाता शक्तिशाली कैसे होंगे? इस पृष्ठभूमि में आज की पाठशाला को शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सत्यदेव चौधरी जी, प्रिंसिपल सत्य बहुमत की पाठशाला। आपसे मुखातिब हूँ सत्यदेव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रेम जी। आज हम एक बार फिर सत्य बहुमत की पाठशाला के अंदर आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपके जो भी कोई प्रश्न है उनका उत्तर देंगे। लेकिन आप यदि एक बार में एक ही प्रश्न करें तो मेरे को थोड़ा उत्तर देने में सरलता होगी, और बहुमत के ऊपर आधारित, वर्तमान राजनीति के ऊपर आधारित, बहुमत के ऊपर आधारित ही प्रश्न करे जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं, हमारे बीच पत्रकार नरेश वत्स जी मौजूद हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो सत्य बहुमत की पाठशाला में प्रिंसिपल साहब से सवाल करें।
धन्यवाद प्रेम जी। मेरा सत्य बहुमत की पाठशाला के प्रिंसिपल सत्यदेव चौधरी जी से पहला सवाल यही बनता है कि अपराधी आज भी राजनीति में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, यानी कि वो सांसद चुने जाते हैं और विधायक चुने जाते हैं, जो कि पूरी व्यवस्था को पंगु बना देते हैं। ऐसे में सत्य बहुमत की जो व्यवस्था है उसमें एक अच्छा कैंडिडेट की क्या परिभाषा होगी, सत्यदेव चौधरी जी? अच्छे उम्मीदवार की या अच्छे सांसद की क्या परिभाषा होनी चाहिए, ये प्रश्न अपने आप में बहुत कठिन होते हुए भी है बहुत सरल। मेरे विचार से सबसे राजनीति के अंदर सबसे अच्छा व्यक्ति वो है या सबसे अच्छा उम्मीदवार नेता वो है जो सबसे ज़्यादा वोट ले। अगर आपने सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीते या सरकार बनाई तो वो तो सबसे अच्छी सरकार, सबसे अच्छा नेता हो गया ना। अब रही बात ये कि भाई आज के दिन आपकी राजनीतिक व्यवस्था में अपराधी क्यों हैं, तो आप ये बताइए कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपराधियों को टिकट ही क्यों देते हैं, उम्मीदवार ही क्यों बनाते हैं? अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, यहाँ तक कि और भी कोई भी किसी प्रकार के भी गंदे कर्म करने वालों को आप उम्मीदवार बनाते हो। और आज आपको पता होना चाहिए कि आपकी संसद के अंदर 50% के लगभग जीते हुए सांसद अपराधी और भ्रष्टाचारी छवि के लोग हैं। आप उनसे कैसे कानून बनवाएंगे? और उनसे जैसे भी कानून बनवाएंगे वो सारे कानून आपके पूरे देश के लोगों के ऊपर लागू होंगे, और वो किस स्तर के कानून बनाएंगे ये भी आप समझ लीजिए। भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को देखिए, राजनीति में रोकने का सबसे अच्छा और सबसे सटीक माध्यम है ही सत्य बहुमत। जब आपको सबसे ज़्यादा वोट लेने होंगे ना पूरे देश के अंदर, पूरे वोट सबसे ज़्यादा वोट लेके सरकार बनानी होगी बहुमत से, मतदाताओं के बहुमत से, तब आप भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, बलात्कारी को टिकट नहीं देंगे, अपराधी को टिकट नहीं देंगे। और यदि आपने किसी क्षेत्र के अंदर किसी अपराधी को, भ्रष्टाचारी को टिकट दे दिया तो उसका असर पूरे देश के अंदर दूसरे क्षेत्रों में भी होगा। लिहाजा आपको ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। आपकी व्यवस्था होगी, आपकी बाध्यता हो जाएगी कि आप अच्छे, शिक्षित, समाज सेवी और न्यायप्रिय लोगों को उम्मीदवार बनाएं, ना कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को। नरेश जी को जवाब मिल चुका है, आप दर्शकों को भी, कि सत्य बहुमत में कैसे अपराधी तत्व नहीं आएंगे अगर सत्य बहुमत की व्यवस्था लागू होती है। अब सवाल का क्रम आगे बढ़ाते हुए मैं ओमनाथ जी के पास आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओमनाथ जी, आप सवाल करें, आदरणीय प्रिंसिपल साहब जवाब देंगे। मेरा प्रिंसिपल साहब से सवाल है कि जो आज की राजनीति व्यवस्था में जैसे वोटिंग प्रक्रिया जो है अभी है कि माने हम विधायक सांसद जीत जाते हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, और वो किस तरीके से जीतते हैं ये सारी दुनिया जानती है। और सत्य बहुमत के तरीके से अगर हम चुनाव करेंगे तो उसमें भी तो प्रलोभन दे के, रिश्वत दे के लोग वोट लेने की कोशिश करेंगे। इसको सत्य बहुमत कैसे कंट्रोल कर पाएगी? तो आज तो देखिए, आप जो प्रलोभन दे रहे हैं वो कुछ चंद लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। थोड़े से लोगों को प्रलोभन दे के आप जीत जाते हो, सरकार भी बना लेते हो। अगर आपको प्रलोभन देना ही है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, तो जितने भी पूरे देश के अंदर 120 करोड़ वोटर हैं या 90 करोड़ वोटर हैं, आप सबको प्रलोभन दे के अपने पक्ष में कर लीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? ये प्रलोभन ही तो है। जब आप एक अच्छी राजनीति करेंगे, अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, अच्छे नियम बनाएंगे, परोपकारी, कल्याणकारी, न्यायप्रिय, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के जो नियम बनेंगे, वो प्रलोभन ही तो है। वो क्या है और प्रलोभन नहीं है तो? ये कोई प्रलोभन होता है क्या कि आपने लाखों करोड़ रुपए लूट लेने के बाद में अगर थोड़े से कुछ रुपए दे दिए थोड़े से वोटरों को और अपने पक्ष में करके आपने सत्ता पर कब्जा कर लिया? ये तो बहुत सस्ता सौदा है इनके लिए। इन देखिए, सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की जो व्यवस्था है वो नेताओं के लिए सबसे सस्ता है। चाहे ये कितने भी 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं चुनाव के अंदर, लेकिन फिर भी इनके लिए ये बहुत सस्ता पड़ता है,
क्योंकि इनको थोड़े से लोगों को ही कंट्रोल करना है, थोड़े से लोगों को ही नियंत्रित करके ये सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। अगर इनको पूरे देश के लोगों को प्रलोभन देना पड़े तब हम देखेंगे ना कैसे प्रलोभन देंगे और किस तरह से काम करेंगे। ये वो राजनीतिक व्यवस्था, सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था में नाजायज़ प्रलोभन संभव ही नहीं है। और अगर जायज़ प्रलोभन कोई है तो जायज़ प्रलोभन वही है, आप अच्छी नीति बनाइए, सबके लिए समान रूप से बात करिए, न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था बनाइए, वही एक प्रलोभन अच्छा होता है। ना कि किसी को पैसा दे के, धन दे के या शराब दे के, वो कोई प्रलोभन थोड़ी हुआ, वो तो भ्रष्टाचार है। सत्य बहुमत की व्यवस्था में, सत्य बहुमत की सियासत में भ्रष्टाचार या भ्रष्ट तरीके से मतदाताओं से वोट नहीं लिए जा सकेंगे, जाति धर्म नफरत के आधार पर वोट नहीं लिए जा सकेंगे। ये बात कह रहे थे प्रिंसिपल सत्य बहुमत की पाठशाला आदरणीय सत्यदेव चौधरी जी। अब मैं अगले सवाल के लिए सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार के पास आता हूँ। विकास जी, क्या सवाल है जो आप सत्य बहुमत की पाठशाला में दर्शकों के लिए रखना चाहेंगे? धन्यवाद प्रेम जी। मेरा सवाल आदरणीय सत्यदेव चौधरी जी से है। जो ये अभी बात कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा जिसको वोट आए वो सरकार बनाए, तो मौजूदा जो सरकार है अभी एनडीए की, उसको सबसे ज़्यादा वोट भी मिला हुआ है, सबसे ज़्यादा सांसद भी हैं उसके, तो फिर तो सब ठीक हो गया ना। फिर तो सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था कायम ही है। फिर आप अब कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कृपया इसको स्पष्ट करें। देखिए, अभी आप, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा भ्रमित होकर बात कर रहे हैं। जब आपके सामने अभी तक कोई बहुमत का कोई परिभाषा या निर्णय ही नहीं है, तो आज की राजनीतिक व्यवस्था तो ये है कि कोई भी चाहे चुनाव लड़े या ना लड़े, पैसा खर्च करो, भ्रष्टाचार करो, दबंगीपना दिखाओ और बहुमत बना लो। तो जब आप इस तरीके की बात कर रहे हो कि भाई आज की राजनीति में जो जिन्होंने सत्ता बना रखी है उनके सांसद भी ज़्यादा हैं और वोट भी ज़्यादा हैं, इन दोनों बातों को मैं मानते हुए मैं अगले चुनाव के अंदर ये कह रहा हूँ आपको कि हमारे को आपके सांसद ज़्यादा नहीं चाहिए। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर सांसद, अधिक सांसदों के बहुमत से हम सरकार बनाएंगे ही नहीं, हम उसको बहुमत मानते ही नहीं है। आप 2024 के चुनाव के अंदर केवल ये कहिए कि आपके सबसे ज़्यादा वोट होंगे तो आप बहुमत से सरकार बनाइए, लेकिन वो तो राजनीतिक व्यवस्था आज है नहीं। ये तो आपने एक कल्पना कर ली कि आज वोट भी ज़्यादा हैं उनके और सांसद भी ज़्यादा हैं। हम तो अगले चुनाव के अंदर उनको ये कह रहे हैं कि भाई सांसद हमें ज़्यादा चाहिए ही नहीं, आप कम से कम सांसदों के अंदर सबसे ज़्यादा वोट ले लीजिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि आपके पास दो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं। एक पहली पार्टी के पास 300 सांसद जीते लेकिन उनके कुल वोट 45 लाख आए, और दूसरी राजनीतिक पार्टी के 243 सांसद जीते लेकिन उनके पास कुल वोट 55 लाख हैं। अब आप लोकतंत्र के अंदर बहुमत कौन सी पार्टी का मानोगे, जिसके पास सांसद ज़्यादा हैं लेकिन वोट कम है, या जिसके पास सांसद कम है लेकिन वोट ज़्यादा हैं? इसी बात से आपका ये प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे को ज़्यादा सांसद नहीं चाहिए। ज़्यादा सांसदों ने वोट लिया, वो जीत गए, जिस सांसद को वोट ज़्यादा मिले वो ज़्यादा जीत गया। लेकिन इस प्रश्न के अंदर एक सवाल ये बनता है कि जिन लोगों ने वोट दिया और उनके उम्मीदवार हार गए, उन वोटों का क्या महत्व हुआ हमारी लोकतंत्र के अंदर? और 60 से 70% मतदाता ऐसे हैं जो वोट डालते हैं लेकिन उनके उम्मीदवार हार जाते हैं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जैसे मतदाताओं का बिल्कुल कोई महत्व है ही नहीं। मतदाता तो बिल्कुल महत्वहीन है, मतदाता का कोई महत्व नहीं है। जब 60 से 70% मतदाता ऐसे हैं उनके उम्मीदवार हार जाते हैं, और ना उन उम्मीदवारों का कोई महत्व, कोई प्रभाव, कोई भूमिका, और ना ही उन मतदाताओं की। तो आप अगले चुनाव के अंदर विकास जी ऐसा करवाइए, आप जिनको वोट देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एनडीए को ही वोट दिया होगा या देना चाहते हैं, आप अगली बारी उनको ये कहो जी मैं आपको वोट जब दूंगा जब आप मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाए। अगली बारी सरकार बनाने के लिए आप केवल वोट ज़्यादा लेना, सांसद ज़्यादा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे चलिए मान लिया कि सबसे ज़्यादा जिसको वोट है वो सरकार बना लिया,
ठीक है, इस बात से मैं सहमत हो गया। और लेकिन फिर उस स्थिति में तो ये बात हो जाएगी कि आज की जो मौजूदा एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अगर किसी बात सरकार कोई मनमाना कर रही है, गलत काम कर रही है, तो कुछ सांसद मिल करके उस सरकार को गिरा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी, फिर उसको तो एक तरह से तानाशाही का रूप ले लेगी, वो तो मानेगी नहीं बात, अपना मनमाना करेगी, फिर उसको कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे? फिर तो जनता परेशान हो जाएगी ऐसी स्थिति में। तो आपको ये किसने कह दिया कि सत्य बहुमत की सरकार के अंदर आप सरकार को गिरा नहीं सकते या सरकार को बदल नहीं सकते? ये आपने कैसे सोच लिया? जब हमने व्हिप, और जो तो बल्कि आज की राजनीति में ऐसा है कि आपने एक ऐसा एकाधिकार बना दिया व्हिप और दल बदल कानूनों के माध्यम से कि आप आज सरकार को गिरा ही नहीं सकते। और जब हमने व्हिप और दल बदल के कानूनों को ही समाप्त कर दिया, 543 सांसद आपके सदन में बैठे हुए हैं, अगर वो ज़्यादा लोग ये कहते हैं जी कि सरकार को बदलो तो बदल दो, ख़त्म करो, को दोबारा चुनाव करवाइए। लेकिन दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे आपको मतदाताओं के बहुमत से ही। आप ये मत समझ लेना कि फिर दोबारा चुनाव करने के लिए आप सांसदों के साठगांठ और गठजोड़ और गठबंधन और भ्रष्ट समझौतों के आधार के ऊपर आप सरकार बना लोगे। बहुमत की तो हमने परिभाषा बना दी कि मतदाताओं के बहुमत से ही सरकार बनेगी। इसलिए इस बात के अंदर भ्रम में मत रहना आप। उम्मीद है कि विकास जी को जवाब मिल गया है। एक बात और जोड़ते हुए कि आज ज़रूर विकास जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सीटें भी ज़्यादा हैं, वोट भी ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से सत्य बहुमत भी है। लेकिन एक बात है विकास जी कि अभी भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी अगर, क्योंकि बीते साल दावा किया गया था, एक अखबार ने छापा था कि एक मंत्री ने दावा किया है कि मैं चाहूँ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार से इतने सांसद हटा ले सकता हूँ और सरकार गिर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सत्य बहुमत की सरकार चल रही, क्योंकि सत्य बहुमत की सरकार को इस तरीके से कोई सांसद इधर उधर करके गिरा नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि इस उदाहरण से आपके जवाब और स्पष्ट हो गए होंगे। अब मैं अगला सवाल लेकर आता हूं अर्जुन सिंह जी के पास। अर्जुन सिंह जी वकील हैं और अपनी राय रखेंगे, सवाल करेंगे, वो सवाल जिससे भ्रष्ट बहुमत की वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली और उसका विकल्प सत्य बहुमत ये स्पष्ट होगा उस सवाल से जो भी शक शुबा है। जी प्रेम जी, धन्यवाद आपको। सर से मेरा यही सवाल है कि जो भ्रष्ट राजनीति की हम बात कर रहे हैं कि राजनीति जो अभी भ्रष्ट है, तो इस भ्रष्टाचार को हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे? अगर कोई अच्छा लीडर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, टिकट की खरीद फरोख्त हो रही है। अगर कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो लोग उसे वोट नहीं देते हैं, वो जीतता नहीं है। तो हम किस तरीके से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे? आप तो सत्ता में भी नहीं हैं, तो जब हम सत्ता काबिज करने पे ही भ्रष्टाचार को नहीं, जब भ्रष्टाचार ऑलरेडी हमारे समाज में चल रहा है, तो हम कैसे इसको ख़त्म करेंगे और सत्य बहुमत कैसे लाएंगे? तो ये तो एक राजनीतिक व्यवस्था ही भ्रष्ट है ना। हम लोगों को भ्रष्ट नहीं मानते। व्यक्तिगत रूप से किसी नेता को, किसी भी एक व्यक्ति को भ्रष्ट ना मानते हुए मैं ये कहता हूँ कि भाई ये राजनीतिक व्यवस्था जो सांसदों के बहुमत से राजनीतिक व्यवस्था से सरकारें बनती हैं, वो भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है। एक व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है। जब आपकी राजनीतिक व्यवस्था ही भ्रष्ट है तो उसको ठीक करने का उपाय हमने आपको बताया कि सांसदों के बहुमत से सरकार ना बनकर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने। जब मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी तो अच्छे को या बुरे को चुनने का अधिकार वो मतदाता का होगा। अगर मतदाता ही, अगर मान लो आप जिसको पसंद नहीं करते हैं, जिसको आप भ्रष्ट बोलते हैं, अगर मतदाता ही भ्रष्ट को चुन रहे हैं तो उसका तो क्या उपाय किया जाएगा? वो तो बाद की बात है। लेकिन पहली बात तो ये है ना कि जब आप टिकट ही भ्रष्टाचारियों को दोगे और अपराधियों को टिकट दोगे तो फिर तो मतदाता की मजबूरी हो गई। भ्रष्टाचारी को ही टिकट दोगे तो भ्रष्टाचार को ही चुनना, भ्रष्टाचारी को, अपराधी को चुनना मतदाता की मजबूरी हो गई। और सत्य बहुमत की राजनीति में जब आप भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दोगे, एक अपराधी को टिकट नहीं दोगे, आप एक अच्छे योग्य व्यक्ति को इसलिए टिकट दोगे कि आपको वोट सबसे ज़्यादा चाहिए।
आप भ्रष्टाचारी को टिकट दे के आप सबसे ज़्यादा वोट कैसे ले लोगे? क्या और बाकी के देश के राजनीति के अंदर दूसरे क्षेत्रों के अंदर वो प्रभावित नहीं होंगे? दूसरे क्षेत्र तो प्रभावित होंगे ना, यदि आपने भ्रष्टाचारी को और अपराधी को टिकट दिया तो। और अगर आपने किसी एक अच्छे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को टिकट दोगे तो उससे प्रभावित होकर बाकी सारे लोग भी आपको वोट देंगे। यही अंतर है जो आज की वर्तमान राजनीति है और सत्य बहुमत की राजनीति है। इसी के अंदर एक मूलभूत अंतर यही है कि आज के दिन आप भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को टिकट देते हो और सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर आप चाह के भी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दे सकते, टिकट का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, आप समझौते नहीं कर सकते भ्रष्टाचार के, क्योंकि आपको सांसदों के बहुमत से सरकार बनानी नहीं है। आपने जब एक बारी सरकार मतदाताओं के बहुमत से बना ली, फिर उस सरकार को इतनी आसानी से तो गिराया नहीं जा सकता, ना इतनी आसानी से बदला जा सकता, ना इतनी आसानी से उसको गिरा के दोबारा बनाया जा सकता। आज के दिन तो हालत यह है कि 5 साल के अंदर 5 बारी सरकारें बिगड़ रही हैं और बन रही हैं। यह कोई राजनीतिक व्यवस्था हुई क्या? और यदि पूरा सदन ये चाहता है कि भाई इस जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया मतदाताओं के बहुमत से भी, और ये अगर ठीक काम नहीं कर रहा है और एक कोई संख्या निश्चित कर ली जाएगी, अगर संसद के ज़्यादातर सांसद ये चाहेंगे जी कि ये सरकार को बदल दिया जाए तो बदल देंगे। इसमें आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई वो एक ही आदमी जिसको हमने चुन लिया वो पता नहीं कौन सा राजा बन गया या क्या बन गया। वो तो लोकतांत्रिक विधि से उसका चुनाव हुआ है, तो इसमें यह शक करने की जरूरत नहीं। आप चुना आपने है ना, वो कोई राजा थोड़ी है, आपने चुना है उसको। तो चुने हुए नेता तो कोई ऐसे निरंकुश होने की संभावना उसमें ना के बराबर होती है, और यदि हो भी तो फिर भी हमने प्रावधान बनाए हैं कि भाई सारे सदन में जो 543 लोग बैठे हुए हैं वो अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेंगे भी दोबारा चुनाव करवाना है कि नहीं करवाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। सत्य बहुमत की पाठशाला में हर एक सवाल का जवाब देते हुए मैं अब आगे सवालों का जो की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए, रजत जी हमारे साथ हैं, बेरोजगार युवा हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो क्या देखते हैं आप, व्यवस्था में ऐसी क्या खामी है कि वर्तमान व्यवस्था के मुकाबले सत्य बहुमत की व्यवस्था को स्थापित करना ज़रूरी है? सत्य बहुमत एक, सबसे पहले प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। एक अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। और अभी कहा जाता है भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अभी हम कुछ टाइम से देखते हैं तो जो बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो जो नोटा को वोट ज़्यादा दे रहे हैं सर, नोटा को वोट ज़्यादा देते हैं, बल्कि जो कैंडिडेट जैसे फर्स्ट और सेकंड वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके बीच का गैप होता है उससे ज़्यादा वोट नोटा को मिलते हैं। तो जब भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके नाम पे लोग वाहवाही भी लूटते हैं, ऐसे में वर्तमान में जो वोटर है वो क्यों नोटा को वोट दे रहा है और उसके पास इतने विकल्प होने के बाद भी वो नोटा के पास क्यों जा रहा है? और जो सत्य बहुमत पार्टी है, सत्य बहुमत पार्टी के पास जो है इन नोटा के वोटरों के लिए क्या है ऐसा? नोटा का वोट तो देखिए कोई सरकार का बनाया हुआ नियम तो है नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। किसी ने कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई रिट लगाई होगी, उन्होंने कहा कि जी कि हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो हम उसको नोटा का एक बटन चाहते हैं चुनावी मशीन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या आप चुनावों के अंदर इस मशीन के अंदर एक ऐसा बटन लगा सकते हो कि जो मतदाता किसी को भी वोट ना देना चाहे तो वो एक नोटा बना के उसको वोट दे। चुनाव आयोग ने हाँ भर दी और उसके बाद में पिछले करीब 10 सालों से यह नोटा का बटन चुनाव की मशीनों में लगना चालू हो गया। अब उसके बाद से विडंबना देखिए कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ने, ना चुनाव आयोग ने और ना ही किसी सरकारी विभाग ने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं बनाई कि भी लोगों ने नोटा को वोट क्यों दिए। और उससे बड़ी विडंबना ये है कि जिन लोगों ने नोटा को वोट दिए संगठित होके कोई भी, उन्होंने भी ऐसा कोई एक ग्रुप नहीं बनाया कि भी हमने नोटा को वोट क्यों दिया। कुछ तो बताओगे ना कि हमने नोटा को वोट इसलिए दिया। आप उसको सुधार करने की बजाय तो आपने नोटा के ऊपर बटन दबा के आपने और उलझा दिया
और अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ दिया जी कि हमारे को तो कोई भी पसंद नहीं है। तो कोई भी पसंद नहीं है तो फिर जिम्मेवारी कौन लेगा उस राजनीति की? फिर तो इसका मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था आज चल रही है वो ठीक है। जब आप उसमें कुछ सुझाव दे ही नहीं सकते, आपकी कोई ऐसी क्षमता है ही नहीं सुझाव देने की, बुद्धि लगाने की, या आप अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते, आप तो ये चाहते हो कि भाई सारे काम जो भी करें वो सब दूसरे करें और हम खाली उसकी आलोचना करें। नोटा का देखिए मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। नोटा का बटन मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। आप स्पष्ट रूप से किसी को वोट दो या किसी को वोट मत दो, बस यही एक दो विकल्प होने चाहिए। और जो लोग नोटा को वोट देते हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो लोग वोट नहीं डालते वो भी एक तरह से आप यही मान लो कि वो नोटा को ही वोट दे रहे हैं। नोटा को वोट देने वाली 1 या 1.5% या 2% लोग थोड़ी हैं। ऐसे जो मतदाता जिन्होंने मतदान किया ही नहीं, आप उनको भी नोटा ही मानिए। लेकिन जिन्होंने मतदान नहीं किया वो भी, जिन्होंने नोटा को वोट दिया वो भी, या जो ज़बरदस्ती इस राजनीतिक व्यवस्था से, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से सहमत नहीं है फिर भी वोट डाल रहे हैं, उन्होंने भी कोई ऐसी चर्चा या कोई ऐसा विकल्प नहीं बनाया। आज के दिन हम और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने सत्य बहुमत का एक विकल्प है, और सत्य बहुमत की राजनीति को समझकर आप इसी के इर्द गिर्द बात करिए, जिससे कि समय भी बचे और समस्या का समाधान भी हो, बजाय इसके कि हम ऐसे भ्रमित प्रश्नों के चक्करों में पड़े रहेंगे। तो ये आप भ्रम मिटाइए अपने दिमाग से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उचित जवाब और सही सवाल रजत जी आपका भी। अब अगला सवाल विकास झा जी के पास, आईएएस एस्पिरेंट हैं और सवाल के लिए हम उनके पास जाते हैं। जी विकास झा जी। जी धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं आपको कि आपने बोलने का मौका दिया मुझे। मेरा सवाल जुड़ा हुआ है, जब कभी भी इलेक्शन का समय आता है तो हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, ये सारी वर्ड्स जो हैं उस समय इलेक्शन के टाइम में कुछ ज़्यादा डोमिनेट करने लगती है, जिसकी वजह से मतदाता जो हैं कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाते हैं और वो अपनी तर्क शक्ति को पूरी तरह से, सही तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और वो लुभाव में चले जाते हैं। जैसे अभी देखा जाए, अगर मैं बात करूं बेरोज़गारी की, तो हमारी सोसाइटी में अभी बेरोज़गारी बढ़ी हुई है और महंगाई बढ़ी हुई है। 150 रुपये केजी से ऊपर टमाटर चला गया है और यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है। तो जैसे कर्नाटका में क्या किया गया, फ्री बीज अनाउंस किया गया, 3000 रुपीज़ पर मंथ हम यूथ को देंगे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। तो ये सब लुभावने ऑफर दे करके मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। तो किस तरह से सत्य बहुमत जब सरकार में आएगी, या इनकी जो राजनीति है या इनकी जो आइडियोलॉजी है, इन सारी परेशानियों से जनता को निजात दिला पाएगी? जी देखिए, बेरोजगारी से या महंगाई से निपटने का ये बिल्कुल भी समाधान नहीं है कि किसी को कुछ भी फ्री में बांटना शुरू कर दीजिए आप। ये फ्री में बांटने से ना महंगाई ख़त्म होगी, ना बेरोजगारी ख़त्म होगी, ना ही कोई और आपकी दरिद्रता समाप्त होने वाली है। इसके लिए तो आपको एक अच्छी काम करने की एक योजना चाहिए, और जिस लायक भी हमारा देश है या जो चीज़ें उपयुक्त हैं हमारे देश में करने के लिए, वो काम यदि आप ज़्यादा करेंगे तो उससे आपका बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, महंगाई भी दूर होगी और आपका एक्सपोर्ट निर्यात भी बढ़ेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर यानी कृषि का जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा आपका बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि कृषि के ऊपर हमारी सरकारों ने और हम लोगों ने कोई ध्यान देना बंद कर दिया। और दूसरा एक क्षेत्र है टेक्सटाइल का, वस्त्र उद्योग का, जो कि सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रोइंग कंट्री हमारा देश है, और बिना पढ़े लिखे लोग भी टेक्सटाइल का काम करना जानते हैं, सब धागा बनाना भी जानते हैं, कपड़ा बनाना भी जानते हैं और उसको निर्यात भी करना जानते हैं। और ये उस ज़माने की बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिस ज़माने के अंदर लोगों को कपड़ा बनाने की तो बात छोड़ो, पहनना तक नहीं आता था। उस ज़माने के अंदर हमारे देश से कपड़े बन के दूसरे देशों में जाया करते थे और उसके बदले में बहुत ज़्यादा कीमती हीरे जवाहरात, सोने लदके उसके बदले में आया करते थे। तो जब ऐसी व्यवस्था थी और उस ज़माने के अंदर
हमारे देश की कुल जीडीपी का, कुल इकोनॉमी का, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 40% से भी ज़्यादा भाग हुआ करता था। और उसके बाद में वो घटते क्या हुआ कि जब मुग़ल गए यहाँ से, अंग्रेज़ आए, उस समय भी हमारे देश का जो योगदान था पूरे देश की इकोनॉमी के अंदर वो 30% से भी ज़्यादा था। लेकिन जब अंग्रेज़ गए यहाँ से छोड़ के, तब हमारे देश की इकोनॉमी का योगदान पूरे देश के अंदर था सिर्फ 4%, और वो आज 75 साल बीत जाने के बाद में आज 4% से भी कम है। तो जब हमने देखिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई, ऐसा काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, और हम ऐसे उल जलूल फजूल ऐसे कामों के अंदर उलझ गए जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी। वो आपके सामने ही है, जब 90 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है खाली चुनाव जीतने के लिए। इससे तो अच्छा ये है कि आपको उनसे काम करवाओ, खेती करवाइए, आप उनसे टेक्सटाइल का काम करवाइए। और एक तीसरा काम, आप यहाँ पर पर्यटन का भी हमारे देश के अंदर पूरी दुनिया के मुकाबले के अंदर बहुत अच्छे अवसर हैं। मैंने पूरी दुनिया का तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं गया तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि हमारे देश के अंदर पर्यटन के अवसर इन देशों से भी कहीं ज़्यादा हैं। और एक जो दुनिया आज के दिन इतनी दवाइयों के चक्करों में पड़ी हुई है, उसके बदले में अगर हम आज आयुर्वेद, जिसको मैं पंचगव्य के आधार के ऊपर बोलता हूँ, देसी गायों के आधार के ऊपर जो पंचगव्य बनते हैं, उसके आधार के ऊपर भी अगर आप इतने अच्छी दवाइयाँ और इतने अच्छे रोगों को आप नियंत्रण कर सकते हैं, तो जब तक आप जो काम आप जानते हैं वो काम आप नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी कैसे मिटेगी। अब आपको फारसी बोलनी ही नहीं आती है और आपसे कहा जाए जी कि नहीं फारसी के अंदर सवालों के जवाब दो, कैसे दोगे आप? वो नहीं दे सकते। प्राकृतिक बात करिए। बहुत बहुत आभार कि सत्यदेव चौधरी जी ने जो सत्य बहुमत की पाठशाला में बतौर प्रिंसिपल सारे सवालों के जवाब दिए, मुश्किल सवालों के जवाब दिए कि कैसे ये देश तरक्की कर सकता है, कैसे युवाओं को नौकरी मिल सकती है, कैसे राजनीतिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, कैसे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है जिसमें मतदाता शक्तिशाली होंगे। तो मतदाताओं की है पुकार, सत्य बहुमत की हो सरकार, ये संदेश देते हुए ये पाठशाला इसको ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। फिर से हम इस पाठशाला को लेकर आते रहेंगे और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लोकतंत्र को हम आज तक मतदाताओं से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, मतदाता शक्तिशाली कैसे होंगे? अपराधी आज भी राजनीति में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, यानी कि वो सांसद चुने जाते हैं और विधायक चुने जाते हैं, जो कि पूरी व्यवस्था को पंगु बना देते हैं। राजनीति के अंदर सबसे अच्छा व्यक्ति वो है या सबसे अच्छा उम्मीदवार नेता वो है जो सबसे ज़्यादा वोट ले। 50% के लगभग जीते हुए सांसद अपराधी और भ्रष्टाचारी छवि के लोग हैं। लाखों करोड़ रुपए लूट लेने के बाद में अगर थोड़े से कुछ रुपए दे दिए थोड़े से वोटरों को और अपने पक्ष में करके आपने सत्ता पर कब्जा कर लिया, ये तो बहुत सस्ता सौदा है इनके लिए। वोट ज़्यादा लेना, सांसद ज़्यादा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो तो बल्कि आज की राजनीति में ऐसा है कि आपने एक ऐसा एकाधिकार बना दिया व्हिप और दल बदल कानूनों के माध्यम से कि आप आज सरकार को गिरा ही नहीं सकते। टिकट ही भ्रष्टाचारियों को दोगे और अपराधियों को टिकट दोगे तो फिर तो मतदाता की मजबूरी हो गई। नोटा का देखिए मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। नोटा का बटन मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए।